तस्वीरें देख रहे थे जहां लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे और वक्त हो गया है न्यूज नाइट का। तो न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट ने स्वायत्त शासी निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को दी मंजूरी। युवाओं के नेतृत्व में विकास पर बल देना है इस पहल का मकसद। 3 अहम और रणनीतिक खनिजों के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मिली स्वीकृति। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव। 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को होगा मतदान। विभिन्न संगठनों की ओर से मतदान की तिथि बदलने की मांग के बाद चुनाव आयोग का यह फैसला। श्रीलंका में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की बैठक में लिया हिस्सा। मजबूत हिंद महासागर समुदाय बनाने को बताया भारत की प्राथमिकता। कहा पड़ोसी प्रथम नीति को लेकर भारत है प्रतिबद्ध। कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सतत विकास की सीख को बताया कश्मीर की विरासत का हिस्सा। श्रीनगर में युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। विभिन्न समुदायों की प्रतिनिधि महिलाओं से किया संवाद। एनआईए ने 6 राज्यों में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर की छापेमारी। वहीं सीबीआई ने न्यूज क्लिक मामले को लेकर मारे छापे। न्यूज क्लिक के संस्थापक के घर और कार्यालय में ली गई तलाशी। इजरायल फलस्तीन के ताजा घटनाक्रम के मद्देनजर भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्थापित किया 24 घंटे का कंट्रोल रूम। टोल फ्री नंबर भी किया गया जारी। वहीं इजरायली सेना हमास के खिलाफ बड़े जमीनी हमले के लिए तैयार। गजा के एकमात्र पावर स्टेशन में खत्म हुआ ईंधन। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया एनिमेटेड सीरीज क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत हैं हम का ट्रेलर। भारत स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों से रूबरू कराएगी ये सीरीज। दूरदर्शन, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पर 19 भाषाओं में होगा इसका प्रसारण। और अफगानिस्तान के 273 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की तूफानी शुरुआत। रोहित शर्मा की आतिशी बल्लेबाजी। विश्व कप में 7 शतक जमाने वाले बने पहले खिलाड़ी। शुरुआत कैबिनेट में जो फैसले लिए गए उस खबर के साथ। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मंत्रिमंडल ने मेरा युवा भारत यानी माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि माई भारत प्लेटफॉर्म पर करोड़ों की तादाद में विदेश और देश से युवा जुड़ेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय कैबिनेट ने लिथियम और नियोबियम के लिए 3% और रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REE के लिए 1% की रॉयल्टी रेट तय कर दी है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार देश में पहली बार लिथियम, नियोबियम और REE ब्लॉक की नीलामी अब कर सकेगी। देश को विकसित बनाने के सपने को साकार करने में युवा अधिक से अधिक भागीदारी निभा सकें, इस दिशा में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करने और युवाओं को समान पहुंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत MY भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करना और विकसित भारत बनाने में भागीदारी को बढ़ाना है। मेरा युवा भारत माई भारत का प्राथमिक उद्देश्य इसे युवा विकास के लिए एक संपूर्ण मंच बनाना है।
नई व्यवस्था के तहत संसाधनों तक पहुंच और अवसरों से जुड़ाव के साथ युवा समुदाय परिवर्तन एजेंट और राष्ट्र निर्माता बन जाएंगे, जिससे उन्हें सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य करने की अनुमति मिलेगी। मेरा युवा भारत MY भारत की स्थापना से युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी। युवा आकांक्षाओं और सामुदायिक आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल हो सकेगा। इस प्लेटफॉर्म को 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। युवाओं की ऊर्जा का कर्तव्य बोध और सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के उद्देश्य हेतु माई भारत नाम की एक यूनानिमस संस्था बनाने का निर्णय लिया है। माई भारत, मेरा युवा भारत, युवाओं को विभिन्न स्कीम्स प्रोग्राम्स के साथ जोड़ा जाएगा और एकीकृत मैकेनिज्म के अंतर्गत फोकस रूप से भारत सरकार के जो कार्यक्रम है युवाओं से जुड़े उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिसमें होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच के साथ हम गवर्नमेंट या अन्य स्टेक होल्डर्स को भी वहाँ पर जोड़ें और युवाओं की उसमें भूमिका और सुदृढ़ करें। एक अन्य अहम फैसले के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 खनिजों की रॉयल्टी दर को मंजूरी देने का फैसला लिया है। इनमें लिथियम और नियोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE के लिए रॉयल्टी दर तय की गई है। इसके लिए खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 MMDR अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से स्वदेशी खनन को प्रोत्साहित करने से आयात में कमी आएगी और संबंधित उद्योगों तथा अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना होगी। इस प्रस्ताव से खनन क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की भी उम्मीद है। हाल ही में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 17 अगस्त 2023 से लागू हो गया है। संशोधन के जरिए अन्य बातों के अलावा लिथियम और नायोबियम सहित 6 खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया गया है, जिससे नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्र को इन खनिजों के लिए रियायतें देने की अनुमति मिल जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पापुआ न्यू गिनी के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल संसाधनों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग के लिए 28 जुलाई 2023 को हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और फ्रांस के अर्थव्यवस्था, वित्त और औद्योगिक और डिजिटल संप्रभुता मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दे दी है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और चुनाव आयोग ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया है। अब राजस्थान में 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से कहा गया कि 23 नवंबर के दिन बड़े पैमाने पर शादी या फिर सामाजिक समारोह हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हो सकती है और मतदान में भागीदारी कम भी हो सकती है। इस पर विचार करने के बाद चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव करने का फैसला किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 6 नवंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 7 नवंबर को होगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख 9 नवंबर है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। श्रीलंका में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कानून के अनुरूप समुद्री सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर जोर दिया है। बैठक में भारत को IORA के सह अध्यक्ष के लिए भी नामित किया गया। इसका पदभार भारत ने संभाल लिया। 2 साल बाद यानी 2025 में अगले 2 साल के लिए भारत इसका अध्यक्ष बनेगा। कोलंबो में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की 23वीं मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक हुई। भारत को IORA के सह अध्यक्ष के लिए नामित किया गया। इसका पदभार भारत ने संभाल लिया। 2 साल बाद साल 2025 में अगले 2 साल के लिए भारत अध्यक्ष बनेगा।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंद महासागर समुदाय का निर्माण करने की भारत की प्राथमिकता पर बल दिया। उन्होंने आपसी सहयोग बढ़ाने, सुरक्षित, स्वतंत्र और समृद्ध क्षेत्र की अहमियत पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने बताया कि सागर और नेबरहुड फर्स्ट के जरिए भारत सहयोग में विश्वास करता है। India's commitment to the well-being and progress of nations of the Indian Ocean, including as first responder and a net security provider, is based on our neighborhood first policy, on the Sagar outlook, on our approach to the extended neighborhood as well. It also draws on our broader vision of an Indo-Pacific that is built on a rules-based international order, rule of law, sustainable and transparent infrastructure investment, freedom of navigation and overflight, and sincere respect for sovereignty and territorial integrity. भारत ने ग्लोबल साउथ देशों की मुखर आवाज बनने के साथ ही एक विश्व मित्र की तरह भी सदस्य देशों की वित्तीय, कानूनी और संस्थाओं की समृद्धि को लेकर प्रतिबद्धता जताई। दरअसल हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना साल 1997 में की गई थी। संगठन में अभी 23 सदस्य और जबकि 11 वार्ता साझेदार देश हैं। अफ्रीकी महाद्वीप, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी एशिया के देश इसके सदस्य हैं। IORA की 23वीं बैठक में 16 देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया, जबकि वार्ता साझेदार देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। श्रीलंका की अध्यक्षता में 6 विषयों को प्रमुखता दी गई, जिसमें व्यापार और निवेश, सुरक्षित समुद्री नौवहन, मत्स्य और आपदा प्रबंधन के साथ ब्लू इकोनॉमी को शामिल किया गया है। As the Vice Chair of IORA, India will work on consolidating and streamlining efforts to promote cooperation in the realms of the 6 priority areas and the 2 cross-cutting themes of the IORA, with particular emphasis on maritime safety and security and the blue economy. कोलंबो में हुई बैठक में मलेशिया, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन और जापान के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा अपनी रिपोर्ट में, और किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। इस पर डिटेल रिपोर्ट और चर्चा भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन, तिनक दिन, दिन तिनक दिन, दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन।
मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के दौरे पर हैं। उन्होंने पेरिस के नजदीक सफ्रान इंजन निर्माण प्रतिष्ठान का दौरा किया। भारत और फ्रांस ने हाल ही में सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाया था। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण औद्योगिक सहयोग सहित गहरे और विस्तृत द्विपक्षीय रक्षा संबंध हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण माराकेच मोरक्को में आईएमएफ की वार्षिक बैठक के दौरान एक अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी द्वारा आयोजित गोलमेज बैठक में शिरकत की। आईएमएफ नीति प्राथमिकताएं और संस्थान अपनी सदस्यता का समर्थन कैसे करें, इस विषय पर चर्चा के दौरान उन्होंने गरीबी दूर करने की दिशा में पर्याप्त धन मुहैया कराने, ऋण की उपलब्धता और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रशासन में रिफॉर्म को लेकर बात की। भारत द्वारा G20 प्रेसिडेंसी के तहत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षवाद के महत्व पर जोर दिए जाने की बात को दोहराया गया। और अब बात भारत की अर्थव्यवस्था की। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते जा रही है। इस बात को एक बार फिर से तस्दीक कर रही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से आई रिपोर्ट। आईएमएफ ने पूर्वानुमान में यह कहा है कि साल 2024 में भारत में विकास की जो रफ्तार होगी वो चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी के मुकाबले कहीं अधिक होगी। इस रिपोर्ट को देखिए। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ा दिया है। पहले आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ दर के 6.1% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6.3% कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि अप्रैल से जून तिमाही के दौरान खपत में बेहद मजबूती देखने को मिली है। इसे देखते हुए एजेंसी ने भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाने का फैसला किया है। आईएमएफ के अनुसार आने वाले समय में भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी जारी किया है। आउटलुक में कहा गया है कि भारत में विकास दर 2023 और 2024 दोनों में 6.3% रहने का अनुमान है। आईएमएफ की मजबूत आर्थिक विकास की भविष्यवाणी के बीच प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा है कि हमारे लोगों की ताकत और कौशल से संचालित भारत एक वैश्विक उज्ज्वल स्थान, विकास और नवाचार का एक पावर हाउस है। हम एक समृद्ध भारत की दिशा में अपनी यात्रा को मजबूत करना जारी रखेंगे, हमारे सुधार पथ को और बढ़ावा देंगे। वहीं आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चीन से भी अधिक रहने का पूर्वानुमान लगाया है। आईएमएफ ने रियल एस्टेट क्षेत्र में गिरावट का हवाला देते हुए कहा है कि चीन के लिए विकास पूर्वानुमान को 2023 के लिए 20 आधार अंक घटाकर 5% और 2024 के लिए 30 आधार अंक घटाकर 4.2% कर दिया है। आईएमएफ ने अमेरिका के विकास दर को भी 2023 में 2.1% और 2024 में 1.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। एक तुलनात्मक नजर दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर डालें तो आईएमएफ ने चीन की अर्थव्यवस्था 2023 में 5% और 2024 में 4.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं 2023 में अमेरिका के लिए 2.1% और 2024 में 1.5% विकास दर का अनुमान व्यक्त किया है। जापान की बात की जाए तो 2023 में 2% और 2024 में 1%। ब्रिटेन की बात की जाए तो 2023 में 0.5% और 2024 में 0.6%। और जर्मनी की बात की जाए तो आईएमएफ ने 2023 के लिए -0.5% और 2024 के लिए 0.9% पूर्वानुमान व्यक्त किया है। आईएमएफ के सकारात्मक अनुमान पर भाजपा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति दुनिया भर के लिए मिसाल बनी है। मैं आपको गर्व से कह सकता हूं और बड़ी खुशी के साथ शेयर कर सकता हूं कि जिस तरह से मोदी जी ने पूरी जो इकोनॉमिक पॉलिसी रखी, जिसको मैं मोदी इकोनॉमिक्स के तौर पे कह रहा हूं, जो उन्होंने पॉलिसी रिफॉर्म्स किया, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया, या फिर जो पॉलिसी इनिशिएटिव लिए, या फिर जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो काम किया,
उससे आज देश की अर्थव्यवस्था तेज है और लोगों को ये दिख रहा है। वैश्विक वृद्धि की बात की जाए तो कुल मिलाकर आईएमएफ ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध, ऊंचे ब्याज और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार खो रही है। 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि दर अनुमान को घटाकर 3% कर दिया गया है। वहीं 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार और धीमी होकर 2.9% रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज हम इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे। जो हमारा आज का विशेष है, जो चर्चा का विषय है वो ये कि मजबूत हो रही है भारत की अर्थव्यवस्था। जो इंडियन इकोनॉमी है वो लगातार मजबूती की दिशा में लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर चरण सिंह, जो कि अर्थशास्त्री हैं। चरण सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सर, जैसा कि हमने कहा कि ये जो रिपोर्ट आई आईएमएफ की, उसमें सर वित्तीय वर्ष के जो पहले 3 तिमाही है, पहली तिमाही अप्रैल, मई और जून, उसमें जो खपत हुई है, जो खपत की जो डाटा आया है, उस आधार पर आईएमएफ ने कहा है कि इसका जो ग्रोथ रेट है वो 6.3% होगा। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, सबसे अच्छी बात और बड़ी बात यह है कि जो हमने कोविड के दौरान फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की और मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की, उसका अब सबको देखने को मिल रहा है फल। कि जो हमारी ग्रोथ रेट्स इतनी अच्छी चल रही हैं दुनिया की, आपने तो तुलना की है अमेरिका वगैरह से, और आपने देखा कि हम उनसे 4 गुना ज्यादा रफ्तार से चल रहे हैं। 1.25 हम लोग 6, 6.5, 7 की रफ्तार से चल रहे हैं। पर अगर आप हमारे जैसे देशों की बात करें, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका, हम उनसे भी दुगने तिगनी रफ्तार से चल। तो अब तो जैसे कोई कंपैरिजन ही नहीं रह गया। आपने जैसे चाइना का बताया, चाइना 5% है 2023 में, 4.2% है 2024 में। हम लोग चल रहे हैं 6.5, और इस बार इन्होंने हमारी ग्रोथ रेट है जो उन्होंने 6.1 से 6.3 की है। और आप देखिएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये और आगे बढ़ जाएगा, ये अनुमान और आगे बढ़ेगा, अगले साल का भी और 2023 का भी आगे बढ़ेगा। उसका कारण यही है कि जिस मजबूती से हमारी पिछली पॉलिसीज रही कोविड के दौरान, जिससे अभी तक ये दुनिया उभर कर नहीं आ रही है, और जिस रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की बार बार बात करते हैं, यूरोप में लड़ाई का वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पहली बार हुई और फिर अभी वहां इश्यूज आ रहे हैं। तो ये ग्रोथ रेट जो अभी आप देख रहे हैं, ये ग्रोथ रेट अनुमान लगाइए कि 2024 में और गिरेगा विश्व भर के, खास करके ये एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए, क्योंकि जो पिछले 3-4 दिन में वहां हालात हुए। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया की मजबूती पॉलिसी और खास करके जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखा, जिस कारण ने इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल में रखा, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी मिलजुल कर जिस तरीके आगे बढ़े हैं, ग्रोथ रेट आगे ही जा रहे हैं। आपने खुद देखा कि इन्होंने कंजम्पशन की बात कही है, पर अगर आप आगे जाके देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर में, वहां पर भी ग्रोथ रेट अच्छी होगी। और अब तो आप जानते ही हैं कि इस टाइम पे हम फेस्टिवल सीजन में आ गए, और फेस्टिवल सीजन में इंडिया की ग्रोथ रेट हमेशा अच्छी होती है। एक बात और मैं कहनी चाहूंगा, रिपोर्ट ने कही है, आपने देखा कि विदेशों में, खास करके एडवांस्ड इकोनॉमीज अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ने से यहाँ पर कुछ तो आपने देख ही लिया था, बैंकों में जो प्रॉब्लम आई थी, और अब वहां पे बैंक्रप्सी रेट भी बढ़ रहा है और क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट भी रुक रहा है। वो सिचुएशन इंडिया में अभी तक नहीं है। क्योंकि जो फंडामेंटल्स हमारे हैं वो काफी मजबूत हैं, जो पॉलिसी जो अपनाई गई पोस्ट कोविड वो काफी अच्छी रही, ताकि जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है खासकर इकोनॉमी को लेकर वो अच्छी रही। लेकिन डॉक्टर चरण सिंह, ये काफ़ी चौंकाने वाली बातें हैं कि जो एक इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनकी भी, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मसलन अमेरिका की बात कर ली जाए, जापान की बात कर ली जाए, ब्रिटेन की बात कर ली जाए, जर्मनी की बात कर ली जाए, अमेरिका ओनली 2.1% 2023 में और 2024 में 1.5%। और सबसे आश्चर्य तो सर ब्रिटेन और जर्मनी को लेकर, जर्मनी में -0.5% और ब्रिटेन में 0.5%। माने विकसित अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो बहुत ही जीरो में आधे % के आसपास दिखाई गई है इस रिपोर्ट में।
बिल्कुल, आप हैरान होंगे जब हम लोग कोविड के दौरान चल रहे थे और उसके बाद भी यही विकसित देश हम लोगों का मखौल उड़ाते थे कि हम लोग को कोविड में किस किस किस्म के कदम उठाने हैं हमें आते नहीं है, और हम जिस तरीके की सपोर्ट कर रहे हैं सिस्टम को नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर पॉवर्टी के नीचे बहुत लोग आ जाएंगे। ये सारे अनुमान जो इन विकसित देशों ने हमारे ऊपर लगाए थे सब झुठला दिए गए। आपने देखा कि हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट को भी कंट्रोल में रखा, फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल में रखा, मॉनेटरी पॉलिसी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल चलती रही, जिससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रही। उसका ही नतीजा ये निकल रहा है, ये जिस तरीके उस टाइम पे अपनी फिस्कल प्रॉफिलिगेसी कर रहे थे, जिस तरीके अपने कोविड पैकेजेस दे रहे थे, उसका नतीजा ये निकला है कि इनके पास फिस्कल स्पेस नहीं है, और उनके वहां पिछले 30 वर्ष की अगर आप इन्फ्लेशन की एवरेज देखें 10 गुना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी। 2% इनका 30 ईयर का एवरेज है, 10% पे इनकी इन्फ्लेशन चल रही थी, जिस कारण इनको इंटरेस्ट रेट इतनी तेजी से बढ़ाने पड़े, और ये उसी का नतीजा अब देख रहे हैं। यही नहीं, बड़ी देर बहुत समय के लिए अनुमान था कि अमेरिकन इकोनॉमी, आपने ब्रिटेन और जर्मनी की बात कही, बहुत देर के लिए अनुमान था कि अमेरिकन इकोनॉमी जो 20% है दुनिया की इकोनॉमी का, वो भी रिसेशन में चली जाएगी। ये तो बहुत मुश्किल से उसको रोका और बचाया है। इस किस्म के डेंजर से वर्ल्ड इकोनॉमी और खास करके एडवांस्ड इकोनॉमीज थोड़ी उभर कर आई है। तो कहने का मतलब ये कि इन तमाम नेगेटिव और जिस तरह से स्थितियां हमने आपको रिपोर्ट्स में दिखाई, उन सभी स्थितियों के बीच में भारत एक ब्राइट स्पॉट है, और आईएमएफ ने कहा है कि 6.3% के रेट से इस साल भी और अगले वित्त वर्ष में भी ग्रोथ के हिसाब से भारत आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे पास समय की इतनी ही इजाजत है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को हमारे साथ साझा करने। डॉक्टर चरण सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रखेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे एनआईए की किस तरह से छापेमारी हुई है। देश के अलग अलग जगहों में, अलग अलग राज्यों में एनआईए की छापेमारी, इस पर विस्तृत रिपोर्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में एनआईए ने आज सुबह से बड़ी कार्रवाई की है। आज सुबह से दिल्ली के थाना हौज काजी इलाके के बल्ली मारान में एनआईए का सर्च ऑपरेशन चला। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी हुई। एनआईए की छापेमारी दिल्ली एनसीआर के अलावा महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान और तमिलनाडु में भी हुई। राजस्थान के टोंक शहर के शागिर्द पेशा मोहल्ले में जहां आज एनआईए ने कार्रवाई की, तो वहीं एक महीने पहले भी एटीएस ने भी कार्रवाई की थी, जिसमें एक युवक से पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI को लेकर की गई है। और वहीं न्यूज क्लिक मामले में सीबीआई ने FIR दर्ज कर ली है।
सीबीआई फिलहाल दिल्ली में 2 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ के यहां सीबीआई ने छापेमारी की है। ये छापे न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ के घर और ऑफिस पर किए जा रहे हैं। खबर बिहार से है। बिहार में हुए जाति आधारित गणना सर्वे की रिपोर्ट के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। गणना में कुछ जातियों की जनसंख्या में बदलाव बताया गया है, जिसको लेकर इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। भाजपा का कहना है कि इन आंकड़ों से लालू और नीतीश को छोड़कर प्रदेश में कोई भी संतुष्ट नहीं है। बिहार में जाति आधारित गणना की सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद से घमासान मचा हुआ है। कई दल इसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर दोनों तरफ से की जा रही टिप्पणी बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बीच जुबानी जंग में तब्दील हो गई। सम्राट चौधरी ने जब नीतीश पर लालू यादव के प्रभाव में मुस्लिम और यादव की संख्या को बढ़ाने का आरोप लगाया तो नीतीश कुमार भड़क उठे और सम्राट चौधरी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने लगे। बाद में सम्राट चौधरी की ओर से भी जोरदार पलटवार हुआ। उसका कोई मतलब है, जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है और उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए? एमएलए मंत्री इसके पिताजी बना दिए और उसको छोड़ करके गया तो आज गया है, रोज पार्टी बदला। उसका कोई मतलब है? नीतीश कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिताजी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है और नीतीश कुमार क्या सम्मान देंगे? नीतीश कुमार को देने की हैसियत है क्या? नीतीश कुमार क्या देंगे? नीतीश कुमार को जनता ने दिया और जनता ही उनको उखाड़कर फेंक देगी। कई दलों का इस सर्वे पर सबसे बड़ा आरोप है कि इसके जरिए मन मुताबिक जाति तोड़ो और उपजाति जोड़ो अभियान चलाया गया है। कहा यह जा रहा है कि सत्ताधारी दल ने अपनी जाति की संख्या बढ़ाने के लिए ये जुगत निकाली है। बीजेपी का आरोप है कि कुर्मियों की संख्या बढ़ाकर दिखाया गया है। भाजपा का कहना है कि इस आंकड़े से लालू और नीतीश को छोड़कर प्रदेश में कोई भी संतुष्ट नहीं है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। इन आरोपों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि राज्य के सभी विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को जनगणना की पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान जातीय जनगणना की विस्तृत रिपोर्ट हाउस में भी रखी जाएगी। सभी पार्टियों और सभी सदस्यों की राय भी ली जाएगी। साथ ही सभी सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी भी उन्हें मुहैया करा दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% और ओबीसी 63% हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त तो एक और छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब वापस हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे इजराइल और हमास के बीच जो जारी जंग है उससे जुड़ी ताजा खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है? इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने राजभवन में स्थानीय आदिवासी समूह और स्वयं सहायता समूह के लोगों से संवाद भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के विकास में हर वर्ग और समुदाय की भागीदारी बेहद जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर के 20वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को मेडल और डिग्रियां दी। छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र के मार्ग पर ले जाने में युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। आज देश में महिला शिक्षा में तेजी से बदलाव हो रहा है और जिस तरीके से बेटियां सफलता हासिल कर रही हैं, वो देश का क्रांतिकारी पल होता है। ये होनहार बेटियां हमारे देश की तस्वीर भी है और तकदीर भी। हमारे देश की महिलाओं और लड़कियां अपने काबिलियत के दम पर ये साबित कर रही है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के जरिए भविष्य में देश की लीडरशिप में और बड़ी भागीदारी निभाने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। ये अधिनियम वीमेन लीड डेवलपमेंट की ओर एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। जिस समाज और देश के नौजवान डेवलपमेंट और डिसिप्लिन का रास्ता पकड़ते हैं, वो समाज तथा देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। देश की राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये पहली कश्मीर यात्रा है। राष्ट्रपति की उपस्थिति में साल 2021 से लेकर 2023 तक के 53,523 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। इनमें 46,812 अंडर ग्रेजुएट, 6,129 पोस्ट ग्रेजुएट, 572 पीएचडी और 10 उम्मीदवारों को एमफिल की डिग्रियां दी गईं। दीक्षांत समारोह में 320 उम्मीदवार विद्यार्थियों को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिए गए। इनमें 210 लड़कियां और 110 लड़के शामिल हैं। गोल्ड मेडल 283 विद्यार्थियों को दिए गए। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने राजभवन में स्थानीय आदिवासी समूह और स्वयं सहायता समूह के लोगों से संवाद भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के विकास में हर वर्ग और समुदाय की भागीदारी बेहद जरूरी है। बहुत खुश हूँ आप आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए जितने भी भाई बहन देश में है जो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो थोड़ा सा पीछे है, वो भी आगे आए। देश को आगे लेने के लिए सबकी सहयोग चाहिए, सबकी आर्थिक विकास चाहिए, सामाजिक विकास चाहिए। राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान आदिवासी समूह और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ने खुशी जाहिर की। देश के प्रथम नागरिक ने उनके साथ संवाद किया और उनके मन की बातें सुनी। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, श्रीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम में पूजा और दर्शन करेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर और 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग, जिसे जागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जागेश्वर धाम 250 छोटे बड़े मंदिरों का एक समूह है, जिसमें भगवान शिव के 108 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच किया गया था। परिसर में मंदिरों का निर्माण बड़ी बड़ी शिलाओं के जरिए किया गया है, जिसके दरवाजों और चौखटों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं अलंकृत हैं। मंदिर परिसर में भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें एक जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग और दूसरा विश्व की सबसे प्राचीन महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो उत्तराखंड स्थित इस जागेश्वर धाम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गुरुवार को पहुंचेंगे और तकरीबन आधे घंटे तक यहां पूजा अर्चना और ध्यान करेंगे। उत्तराखंड में 2 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, केदारखंड में केदारनाथ जी और कुमाऊं में मानसखंड में जागेश्वर धाम जी। बहुत मान्यता है इस मंदिर की और इसका इसलिए मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है और जीर्णोद्वार इसका हो जाएगा अगले 1 साल में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय दिया है और डेफिनेटली ही जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और इसकी और महत्वता तो पहले से ही है, लोगों को और पता चलेगा और यहाँ पर्यटन भी और बढ़ावा मिलेगा और लोकल इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस मंदिर में उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश से हजारों लाखों तीर्थयात्री हर वर्ष पहुँचते हैं। विश्व का सबसे पहला महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ इस परिसर में भगवान शिव और माता पार्वती के देवदार पेड़ रूपी अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी साक्षात देखा जा सकता है। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन पुराणों में भी है, जिसकी मान्यता भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में भी की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां आने से न सिर्फ यहां के पुजारी, स्थानीय लोग, बल्कि यहां आने वाले तीर्थयात्री भी काफी खुश हैं। इनका मानना है कि प्रधानमंत्री के यहां आने से इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार होगा और ये बाबा केदारनाथ, बाबा विश्वनाथ, महाकाल जैसे मंदिरों की तरह एक भव्य मंदिर का रूप लेगा, जिससे इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री तो हमारे देश में कई आए, पर जो विकास, जो नवयुवकों के लिए उन्होंने रोजगार और इतना विकास किया, हम लोग के गर्व की बात है। और जागेश्वर धाम में वो पहली बार आ रहे हैं। हम लोग की यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई है, फिर भी पहले बार हमारा सौभाग्य है कि भारत देश के प्रधानमंत्री पहली बार जागेश्वर धाम आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि महादेव आज भी यहाँ माता पार्वती के साथ वृक्ष के रूप में विराजते हैं, जो तकरीबन 2500 साल से भी पुराना है। देखो अपना देश या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को फिर से पुनर्जीवित कर रहा है और रोज विकास के नए आयाम की रचना कर रहा है। जागेश्वर धाम उत्तराखंड से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पीएम मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले का दौरा करेंगे। पिथौरागढ़ से प्रधानमंत्री मोदी 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कुमाऊं इलाके और पूरे उत्तराखंड के लिए करेंगे। पीएम मोदी पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके का भी दौरा करेंगे। और वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की ताजा खबरें, एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। हमास के हमले के बाद अब 23 लाख की आबादी वाले गजा पट्टी में इजराइल की वायुसेना के जवाबी हमले में अब तक 900 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 4500 से अधिक लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं।
इजरायली नागरिक क्षेत्र को निशाना बनाते हुए हमास ने भी कई ड्रोन दागे, जिससे भारी क्षति पहुंचने का दावा किया जा रहा है। और कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, मसलन 011-2301-2113, 011-2301-4104 और जो इंडिया का कोड है +91, उसके बाद 1123017905 दूसरा नंबर है। हेल्पलाइन नंबर्स हैं +91 9968291988, या फिर आप ईमेल करके भी आप स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं, situationroom@mea.gov.in। और इजरायल और फलस्तीन में चल रहे घटनाक्रम के मद्देनजर स्थिति पर नजर रखने के साथ साथ जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए भी विदेश मंत्रालय में 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इजरायल और फलस्तीन के ताज़ा हालात को लेकर विदेश मंत्रालय ने टोल फ्री नंबर और ईमेल जारी किया है। इसके अलावा तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की है, जिन पर जारी नंबर और ईमेल के जरिए संपर्क किया जा सकता है। हमने आपको वो नंबर अभी बताए, आप इन नंबर्स पर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर आपके, ये टोल फ्री नंबर हैं। आप इन टोल फ्री नंबर पर जो ताज़ा हालात हैं, और अगर आपके कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान के लोग वहाँ फंसे हुए हैं, किस तरह से वहाँ पे हैं, कैसी उनकी स्थिति है, इन ताज़ा हालात को जानने के लिए आप इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। देश और दुनिया भर के दर्शकों को 15 अक्टूबर से हर रविवार भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित सीरीज देखने को मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एनिमेशन सीरीज क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत हैं हम का ट्रेलर लॉन्च किया। खास बात यह है कि दूरदर्शन के अलावा OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर भी इसे प्रसारित किया जाएगा। दिल्ली के आकाशवाणी भवन में बुधवार को एनिमेटेड सीरीज क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत हैं हम का ट्रेलर लॉन्च किया गया। ये सीरीज दूरदर्शन, प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर 15 अक्टूबर से हर रविवार को शुरू हो रही है। इस सीरीज के जरिए स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के किरदारों पर रोशनी डाली गई है। इस एनिमेटेड सीरीज के जरिए इतिहास के वीर नायकों की कहानी देश और दुनिया देखेगी। श्रृंखला में एक प्रमुख केंद्र बिंदु विदेशी उपनिवेशवादियों के खिलाफ संघर्ष में महिलाओं और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि ये सीरीज अगले सत्र के दौरान सभी सांसदों को भी दिखाई जाएगी। में खतर मचने वाला है नंदू, तो करो बगावत और उठाओ बंदूकें। हर हर महादेव। हम तो उनको और उन हीरोज की जीवन को आप सबके सामने रखने वाले हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। हमारा प्रयास रहेगा आने वाले समय में जब पार्लियामेंट सेशन होगा तो पार्लियामेंट के एमपीज को बुलाकर भी हम उस एनिमेशन सीरीज को दिखाएंगे ताकि वो भी अपने क्षेत्रों में इसकी जानकारी दे सकें। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि ये मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि ये पहली बार है कि वो एक एनिमेटेड श्रृंखला शुरू कर रहा है जिसका उद्देश्य सामान्य रूप से भारत के लोगों और विशेष रूप से देश के बच्चों पर केंद्रित है। CBC मतलब जो कि एक भारत, जो कि हमारे मंत्रालय की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहली बार ऐसा कोई सीरियल बना रहा है। नहीं तो CBC का काम केवल एडवर्टाइजमेंट देना है, और हम आज पहली बार ऐसा कोई सीरियल बना रहे हैं जिससे हमारे को रेवेन्यू वापस आता है। एक कंट्रीब्यूशन इस तरह से कर रहे हैं देश के लिए कि एक सीरियल बने जो कि बच्चों तक जाए, आज़ादी का अमृत महोत्सव में जाए, और इस सीरियल को 12 भारतीय भाषाओं में और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी इसका जो है पूरा इसका डबिंग होगी और पूरे विश्व में इसको देखा जाएगा। इस सीरीज को केंद्रीय संचार ब्यूरो के साथ मुंजाल श्रॉफ और तिलक शेट्टी की टीम ने तैयार किया है।
इस सीरीज के एपिसोड में पॉपुलर कैरेक्टर्स क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय होंगे। ट्रेलर लॉन्च होने के मौके पर मौजूद बच्चे काफी उत्साहित दिखे। बहुत अच्छा लगा, पूरा नॉलेजेबल है और साथ में कार्टून भी है इसमें। हमने देखा कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को बचाने के लिए फिरंगियों से विद्रोह किया। ये शो हमारे लिए बहुत इंस्पायर है, हम सबको ये शो देखना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे सारे स्वतंत्र सेनानियों ने हमारे लिए जो भी किया है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। हम अपने पुराना इतिहास देख सकते हैं उसमें। सबसे अच्छा तो मुझे उन तीनों क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बैन की बहुत अच्छी जोड़ी लगी। इस सीरीज का प्रसारण 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित कुल 19 भाषाओं में किया जाएगा, जिसे OTT प्लेटफॉर्म के जरिए अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित 100 से अधिक देशों में प्रसारित किया जाएगा। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत है हम के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र, CEO प्रसार भारती गौरव द्विवेदी, कंट्री हेड प्राइम वीडियो सुशांत श्रीराम, सीनियर डायरेक्टर जनरल काउंसिल लीगल नेटफ्लिक्स इंडिया किरण देसाई, डायरेक्टर जनरल CBC सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। लेकर तो इस खबर के साथ ही न्यूज नाइट के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे जालिम